हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये मेरा लास्ट वीडियो होगा श्रीलंकन ट्रैवल सीरीज़ का, क्योंकि इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कैसे मैंने खुद से ट्रिप प्लान करा, वीज़ा हो चाहे फ़्लाइट हो या चीपेस्ट होटल हो, या आप कैसे भी एक ट्रिप कर सकते हो अराउंड 30K के आसपास। 10 डेज़ या 11 डेज़ का, मेरा 11 डेज़ का ट्रिप था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग ड्रोन परमिशंस, वीज़ा, और आपने लोकल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हो, कौन सा बेस्ट ट्रैवलिंग ऑप्शन रहेगा आप जिस सिटी से जहाँ जा रहे हो, कैसे आप ट्रिप प्लान करो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे टिल द लास्ट। सो थ्रू आउट मेरे 11 डेज़ की ट्रिप में मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी थी जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो मैंने सब कुछ अपने फ़ोन में एक नोट बना के रखा है, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द फ्लाइट। अब चीपेस्ट फ्लाइट आपको कहाँ से मिल सकती है? आप जानते हो श्रीलंका एकदम नीचे आता है, इंडिया के साउथ पार्ट में होता है। तो अगर आप फ्लाइट चेन्नई से लोगे तो आपको सबसे ज़्यादा चीप पड़ेगा। तो मेरा जो फ्लाइट टिकट था वो 9200 रुपीज़ में राउंड ट्रिप था स्पाइस जेट से। सो मैंने फ़्लाइट ली थी चेन्नई से, और अगर आप कोची से भी लेते हो तो मोर और लेस आपको सेम प्राइस में मिलेगा। बट अगर आप मुंबई से, दिल्ली से, या नॉर्थ पार्ट से, या नॉर्थ ईस्ट से, या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको 3-4 हज़ार रुपये ऊपर मिल सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि फ़्लाइट के प्रमोशनल ऑफर्स चलते रहते हैं, जैसे श्रीलंकन एयरलाइंस हैं, तो आप उस पर थोड़ी सी नज़र डाले रखो। वो बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में भी आपको फ़्लाइट देते हैं राउंड ट्रिप का, अराउंड 9000, 9500, 10,000। तो मेरी फ़्लाइट 9200 रुपीज़ की थी, और मैंने सिर्फ 15 दिन पहले प्लान किया था, ये बुक की थी। तो मेरा ट्रिप था 23 दिसंबर, तो मैंने 15 से आप कह लो 20 दिन मैक्स, उतने ही पहले मैंने ये बुक करी है। मुझे इतने चीप प्राइस में मिला था। सो ये थोड़ा सा एडवांटेज था मुझे कि चेन्नई मेरे घर से सिर्फ 4 घंटे का रास्ता था बाई बस, और मैं चेन्नई बैंगलोर से ट्रैवल किया था सिर्फ 500 रुपये में AC सीटर बस में। तो मेरा ट्रैवलिंग जो था वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया था। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि फ़्लाइट्स के प्रमोशनल ऑफर्स देखा करो, और मेक माई ट्रिप या यात्रा पे कुछ कार्ड ऑफर्स चलते रहते हैं, वो थोड़ा जुगाड़ करके आप 1500 या 1200 या 1000 रुपये कम में बुक कर सकते हो। सो मेरी फ़्लाइट सिर्फ 9200 रुपये की थी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वीज़ा। अब वीज़ा कैसे ले? श्रीलंका में कॉन्सेप्ट होता है ETA का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। वेबसाइट का लिंक जहाँ से आप ETA के लिए अप्लाई कर सकते हो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप खुद से अप्लाई करो, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको बस अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, पेमेंट करना है, और $20 जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस है, मतलब अराउंड 1510 रुपीज़ कुछ होगा इंडियन रुपी में। और इसके साथ आपको थोड़ा सा सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर की वेबसाइट है, यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आपका बैंक थोड़ा सा सर्विस चार्ज लगाता है। अगर आपके पास Amex कार्ड है तो 2%, अगर आपके पास नॉर्मल मास्टर या वीज़ा कार्ड है तो 4% सर्विस टैक्स होता है, जो कि बहुत ही कम है। दूसरा तरीका है, अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हो तो मेक माई ट्रिप वीज़ा बनाता है टूरिस्ट के लिए, जिसका प्राइस है 2199, मतलब 2200 रुपये लेगा, और एक हफ्ते के अंदर आपको वीज़ा दे देगा। एक चीज़ नोटिस करिए, आप ETA के लिए जब अप्लाई करोगे ना, तो आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भी कर सकते हो। बट अगर आप MMT से कर रहे हो तो आपको मिनिमम 10 डेज़ पहले ही अप्लाई करना है, नहीं तो उनका विंडो बंद हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। पहले मुझे पता नहीं था कि ETA वीटिया का कोई कॉन्सेप्ट होता है। मैं सीधा MMT पे जा रहा था वीज़ा के लिए अप्लाई करने, बट बाद में मुझे पता चला कि भाई तुम अलग से भी कर सकते हो। और जैसे ही आप ETA के लिए अप्लाई करोगे, मेरा तो 4 घंटे में ही रिस्पांस आ गया था मेल के साथ, ETA नंबर के साथ। तो अब ये ETA नंबर लेके आप जब इमिग्रेशन करने जाओगे तो आपको स्टैंप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इंडिया में जब आप चेन्नई में मैंने बोर्ड करा था फ्लाइट को, उससे पहले सिक्योरिटी चेक इन में इमिग्रेशन होता है, तो उसमें बस आपसे ETA नंबर मांगेंगे और स्टैंप लगा के आपको आगे जाने देंगे। वही है इमिग्रेशन प्रोसेस, कुछ नहीं पूछते कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं पूछते। बाकी कंट्रीज़ में मैंने सुना है कि आपकी बुकिंग सब कुछ देखते हैं, बट यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। सो ETA आप अप्लाई कर सकते, खुद से करो, और ETA का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा वेबसाइट का। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ करेंसी एक्सचेंज। तो इंडिया से इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कैरी डॉलर्स आप थॉमस कुक की वेबसाइट से मंगा लो। और हमारा तो जो दोस्त था अनुराग, वो लेके आ गया था डॉलर्स, तो मुझे उतनी चिंता नहीं थी। 100 डॉलर हर कोई लेके गया था, और बाकी हमने सोचा था कि वहाँ जाके कैश विड्रॉल कर लेंगे। अब डॉलर को आप वहाँ पर बहुत सारे बैंक हैं जो आपको मिलेंगे इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद करेंसी एक्सचेंज के लिए। सबका रेट ऑलमोस्ट सेम रहता है, 202, 203 ऐसे से कर रहे थे वो लोग। तो वहाँ पर जाके आप एक्सचेंज कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप करेंसी एक्सचेंज करो वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, उस रिसिप्ट को आप थ्रो मत करना, क्योंकि आप जब वापस आओगे श्रीलंका से इंडिया, तो जब जो भी बचे हुए LKR करेंसी आपके पास बची रहेगी वो डॉलर में आप कन्वर्ट करोगे ही करोगे, तो उस टाइम वो रिसिप्ट मांगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारे बैंक मना कर रहे थे।
ठीक है। तो मैंने वापसी में ये नोटिस किया है कि पीपल्स बैंक का तो था ही नहीं वहाँ पर जो भी कह लो आप, एक स्टॉल लगा होता है जो भी करेंसी एक्सचेंज का, बट जाते समय आपको पीपल्स बैंक मिलता है। तो फिर भी आप उसका जो रिसिप्ट है ना वो मत थ्रो करना, थोड़ी सी बाद में फिर आप दौड़ोगे कि भाई कहाँ वापस करूँ कहाँ नहीं करूँ। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर एटीएम से विड्रॉ करने में मैंने आपको व्लॉग में दिखाया कि 400 LKR जो है उनका सर्विस चार्ज लगता है, बट ये जो सर्विस चार्ज है श्रीलंकन बैंक लगाती है, इंडिया की बैंक आपकी अलग से सर्विस चार्ज लगाएगी। ये चीज़ मुझे पता नहीं था, मैंने बाद में जब इसको देखा ना कि क्यों इतना अमाउंट कट रहा है तो मुझे पता चला कि इंडिया का जो बैंक होता है ना वो भी कुछ सर्विस चार्ज लगाता है। सो फिर भी आप देखोगे तो उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, बट स्टिल वो सिर्फ 400 LKR नहीं होता, देयर इज सम मोर INR इंक्लूडेड टू द अमाउंट विच यू आर पेइंग। ओके, सो ये एक पॉइंट था। कैश विड्रॉल के लिए एक चीज़ और प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा ICICI बैंक का कार्ड है, मैंने उसमें इंटरनेशनल विड्रॉल एक्सेस ट्रांजैक्शन सब कुछ इनेबल करा था, फिर भी मेरा वहाँ पर कार्ड चला ही नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड जो हमारे साथ गई थी उसका भी सेम ICICI बैंक का कार्ड था और उसका कार्ड चल गया। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आया कि सेम बैंक है, कार्ड तो डेफिनेटली डिफरेंट था, बट इंटरनेशनल विड्रॉल ट्रांजैक्शन जो भी था मैंने इनेबल करा था, फिर भी क्यों नहीं पैसे विड्रॉ हो रहे थे, आई एम नॉट श्योर। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि पूरे भरोसे चले गए, कार्ड है सब कुछ है, मेरा फेल हुआ है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, हो सके तो डॉलर्स थोड़े एक्स्ट्रा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी प्लीज़ मैनेज। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन डबल डोज आपको लगना है और हेल्थ डिक्लेरेशन भी हमसे करवाया गया था, आई डोंट नो अब कराया जाएगा कि नहीं, बट उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आपको भरना है। ठीक है, और उसमें आपको RT-PCR, मेरे टाइम पे तो RT-PCR हो रहा था, तो RT-PCR का जो रिपोर्ट है वो भी अटैच करना पड़ता है हेल्थ डिक्लेरेशन में। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग जाके देख लेना, जब जहाँ पर मैंने इमिग्रेशन और इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, उसमें मैंने पूरा हेल्थ डिक्लेरेशन का बता दिया था और बाकी लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो क्योंकि मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा था तो मैंने सोचा एक पॉइंट मैं यहाँ पर और इंक्लूड कर लेता हूँ। श्रीलंका में कहीं पे भी आपको मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी। जैसे आप यहाँ इंडिया में जाते हो ना कि भाई डाइजिन दे दो, वो दे दो, सैराडॉन दे दो, कुछ भी दे दो, यहाँ ऐसे नहीं मिलता है। आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एक छोटी सी छोटी कफ सिरप के लिए भी चाहिए। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू कैरी सम बेसिक मेडिसिन फ्रॉम इंडिया, ताकि वहाँ जाके आपको दिक्कत ना हो। तो ये एक चीज़ नोटिस करना, ये ऑल ओवर श्रीलंका। मुझे लगा था कोलंबो कैंडी में ऐसे कुछ है, आप हर जगह जाओगे कहीं बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं देंगे। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है होटल के बारे में। सारी बुकिंग मैंने booking.com से करी है और वही होटल्स बुक किए जिसमें क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही प्री पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब आप पे ऑन प्रॉपर्टी करोगे। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारा जो है स्टे चेंज होगा। ठीक है, तो हम एक्चुअली में पहले दिन के बाद हमने सारे स्टे, आई थिंक 2 दिन के बाद, 2 स्टे के बाद सारे स्टे कैंसिल कर दिए थे और सारे चेंज कर दिए थे मोस्टली। तो booking.com बेस्ट है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कोई भी बुकिंग कैंसिल कर रहे हो तो उसको 24 आवर्स पहले वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना और कैंसिल कर देना 24 आवर्स के पहले, नहीं तो आपके ऊपर कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, तो विच नोबडी वांट्स, क्योंकि आप आगे भी ट्रैवल करना चाहते हो ना, ऐसा ना हो कि आपको वो चार्ज बेयर करना पड़े। सो ऑलवेज बी वेरी श्योर दैट अगर आप नहीं जा रहे वहाँ पर तो कैंसिल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो भाई हमारा मोस्टली फ्री ही था। पहले का जिस दिन हम श्रीलंका पहुंचे वहाँ पर पता चला कि रेलवे की स्ट्राइक चल रही है, और वहाँ पर जब स्ट्राइक चलती है तो आपकी सारी सर्विसेज चलेंगी बट आपसे कुछ भी पैसा नहीं लेंगे वो, पता नहीं क्यों। बट कोलंबो और कैंडी में हमारी जो राइड्स ट्रेन की थी वो सब फ्री हुई थी। हाँ, कोलंबो टू कैंडी जाने का जो मेन टिकट था, जब हम सिटी चेंज कर रहे थे तब हमने टिकट बुक कराई थी, जिसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट कोलंबो व्लॉग में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना उस वीडियो में। बाकी इंटर सिटी अगर देखो कैसे ट्रैवल करना है सिटी के अंदर, तो हम 4 लोग थे, तो हमें ऑलवेज प्रेफर किया है कि टुक टुक लें या कैब लें, क्योंकि 4 लोग में आप देखो ना प्राइस डिवाइड हो जाता है, तो इट कम्स मोर और लेस, वेरी लेस कंपेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आप अलग से जाके लोगे, मतलब आसपास आ ही जाता है। तो कोलंबो और कैंडी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिक मी एक ऐप है जिससे हम सारे कैब्स या टुक टुक बुक करते थे, वो बिंदास चलता है कोलंबो और कैंडी में। द मोमेंट यू मूव फ्रॉम कैंडी टू नुवारा एलिया, एला, मिरीसा, बेंटोटा, गॉल, कहीं पे भी ये ऐप काम नहीं कर रहा था हमारा। हम तरस गए थे भैया कि हमें एक कैब बुक हो जाए या टुक टुक बुक हो जाए, तो हमें प्राइवेट ही बात करके बुक करना पड़ रहा था। सो ये एक डिसएडवांटेज लगा। बाकी वहाँ पर ऊबर भी चलता है, ऊबर हमने ट्राई नहीं करा, अगर आपको ट्राई करना है तो कर लो। पिकमी ऐप इज़ वेरी चीप, इट इज़ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया चल रहा था कोलंबो और कैंडी में। बाकी और उस तरफ तो हम गए नहीं, जाफना अफना की तरफ तो हमें उसका आइडिया नहीं है, बट इस तरफ जो नीचे की तरफ है और सेंट्रल एरिया है जहाँ हम गए थे वहाँ पर वो काम नहीं कर रहा था। और बाकी लोकल बसेस बहुत बढ़िया चलती हैं, आप जाके बिंदास बैठ सकते हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल, मतलब इन बसेज एज वेल। तो
अब एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कैंडी या कोलंबो कैंडी से नुमारा एरिया या एला जा रहे हो, अगर आपको सीनिक व्यूज़ देखने हैं तो आप प्लीज़ राइट साइड में बैठना ट्रेन के, तभी आपको बहुत बढ़िया सीनिक व्यूज़ मिलेंगे। हम तो मस्त दरवाजे पे डोर पे बैठे हुए थे, हमें तो बढ़िया सीनिक व्यूज़ मिले। तो और उल्टा वाइस वर्सा, अगर आप उल्टा आ रहे हो, मान लो आप गॉल से होते हुए, मिरीसा से होते हुए आप आ रहे हो कैंडी या इस तरफ कोलंबो की तरफ, तो लेफ्ट साइड में बैठना। सो यू विल डेफिनेटली सी गुड सीनिक व्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिम के बारे में। सिम के बारे में मुझे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी आपसे। मैंने देखिए मोबीटेल का सिम यहाँ पर लिया था, सब लोग कह रहे थे हज का ले लो, डायलॉग का ले लो और एयरटेल का ले लो, सब था। मोबीटेल मुझे दिखा और मोबीटेल का सिम मैंने लिया। अब मैंने एयरपोर्ट से सिम नहीं लिया था, क्योंकि एयरपोर्ट से सिम बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था। मतलब 1400-1500 रुपये में आपको 10 दिन का एक पैक बना के दे रहे थे, विच वॉज वेरी कॉस्टली। 1400-1500 LKR, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यार। इतना ज़्यादा आप देख रहे हो नेटवर्क की दुनिया में हम कितने फास्ट मूव कर रहे हैं और सब कुछ कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, फिर भी इतना प्राइस दिखा रहे थे, तो कुछ तो लोचा लग रहा था। मैंने एक दो व्लॉग में भी देखा था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिटी में जाके लूँगा। और सिटी में जाके मैंने मोबीटेल का सिम लिया, वो मुझे 200 LKR में दिया विथ अनलिमिटेड यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ट्विटर एंड ऑल दोज थिंग्स, प्लस 2 GB डेटा। और उसमें कोई कॉलिंग नहीं था, सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉलिंग यूज़ करना है तो आप 200-300 LKR का एक और रिचार्ज करा दोगे, तो भी 500 LKR में आपको मस्त मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबीटेल के साथ था, बाकी भी कंपनियां बहुत चीप थी सिटी में, अगर आप सिटी से सिम लोगे तो इट इज़ अप टू यू। बट मैं जितनी भी जगह गया हूँ, मुझे अभी तक मोबीटेल में एक भी दिन, इवन ट्रेन में भी सिग्नल का इशू नहीं हुआ। मैं मस्त 4G में चला रहा था नेट। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के सिम मत बंद करना, क्योंकि आप जानते हो कोविड की सिचुएशन है, तो कुछ भी इमरजेंसी का आपको मैसेज आ सकता है एयरलाइन के थ्रू या कहीं से भी आ सकता है। सो हम यहाँ से जाते हुए गए थे तो हमने कोविड टेस्ट कराया था। वापसी में हमें किसी ने नहीं बताया कोविड कराना, क्योंकि फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे भी नहीं लिखा था। बट 2 दिन पहले मोबाइल में मैसेज आ गया था, और लकीली सिर्फ मेरा ही सिम ऑन था, और उसमें मैसेज आ गया कि भैया कोविड टेस्ट मैंडेटरी है। सो कोविड टेस्ट अभी इस सिचुएशन में आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑन रखो, इंडिया का सिम वाला भी। सो इट इज़ ऑलवेज गुड इन दिस करंट सिचुएशन, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। मेरा पोस्टपेड सिम था, तो मेरे लिए क्या था कि मैं कॉल रिसीव भी कर सकता था और डायल भी कर सकता था एट एनी प्राइस जो भी मुझे पे करना पड़ता। तो ये था सिम के बारे में। मोबीटेल मैंने यूज़ करा है, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कैरी योर पासपोर्ट एवरीवेयर। अगर आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, इन 4 कंट्रीज से हो, तो अपना पासपोर्ट हर जगह कैरी करो। क्योंकि कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट है या कोई भी अच्छी हिस्टोरिकल साइट जो भी कह लो, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपका प्राइस में बहुत डिफरेंस आएगा। मतलब दूसरी कंट्रीज़ के लिए शायद 3000 रुपीज़ पर एंट्री होगा, बट आपके लिए वहीं शायद 1000-1500 रुपीज़ पड़ेगा। तो इतना डिफरेंस आता है। सो ऑलवेज कैरी योर पासपोर्ट। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड के बारे में। अब फूड क्या है, कोलंबो और कैंडी में बिंदास मिलेगा आपको। इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी, जो आप हर एक क्विजीन कह लो, आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, आप ढूंढोगे तो मिलेगा। बाकी जब आप मूव करते हो एला के तरफ या उनावटूना, मिरीसा, बेंटोटा की तरफ, तो वहाँ पर थोड़ा सा सी फूड ज़्यादा चलता है और इंडियन वेजिटेरियन फूड की लिमिटेशन हो जाती है। मतलब आपको वहाँ शायद नूडल्स मिल जाएगा, वेज फ्राइड राइस मिल जाएगा या वेज बर्गर मिल जाएगा। बहुत लकी हुए तो दाल चावल मिल जाएगा, जो हमें गोल फोर्ट में मिल गया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वेजिटेरियंस के लिए थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जब आप एला और बेंटोटा की तरफ चले जाओगे। बाकी नॉनवेज के लिए तो आप फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी फूड के बारे में। सो अब नेक्स्ट चीज़ आती है ड्राइविंग लाइसेंस। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं दूसरी कंट्री का एक ड्राइविंग लाइसेंस बना के वहाँ पर गाड़ी चलाऊँ, बिंदास, कार या बाइक या जो भी कह लो। तो मेरे दिमाग में था और मैंने बहुत जगह देखा था कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं सीधा कोलंबो में चला गया, इनके मोटर ट्रैफिक ऑफिस में, वीराहारा में, और वहाँ पर टूरिस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस 1 महीने का बनता है। ठीक है, 1 महीना या 6 महीने दोनों का बनता है, दोनों की कॉस्ट अलग अलग है। तो हमने 1 महीने का बनवाया है और उसका प्राइस था 1000 LKR, मतलब 370 रुपये INR में आप बिंदास गाड़ी चला सकते हो 1 महीने के लिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ बनाना है या आपका बहुत लंबा प्लान है स्टे करने का, मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, कई लोग होते हैं ना जाके वर्क स्टेशन बना लेते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, बनवा सकते हो और अपना खुद का व्हीकल लेके आप टहल सकते हो। बट एक चीज़ मुझे वहाँ पर थोड़ी सी कॉस्टली लगी थी, वो है रेंटिंग ऑफ अ व्हीकल। जैसे इंडिया में अगर आप गोवा में जाओगे या कहीं भी जाओगे, आपको 300-400 में ऑफ सीजन में मिल जाते हैं गाड़ियाँ। वहाँ पर आपको 1500 LKR में दे रहा था, मतलब 550 रुपये के आसपास INR में दे रहा था।
तो हमें लगा कि 550 रुपये अगर हम 2 गाड़ी ले रहे हैं, मतलब कुछ 1100 रुपये पड़ता हमें पर डे का, और 10 दिन का तो मतलब हर जगह भी लेते तो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता। तो हमने ड्रॉप कर लिया, क्योंकि हमें कहीं पे भी जाओ आप, एक टुक टुक या एक नॉर्मल सी गाड़ी भी 600-700 LKR में हमें मिल जा रही थी, 1000 में मिल जा रही थी, 1200 में मिल जा रही थी, फिर भी वो चीप ही पड़ रहा था हमें। तो हमने लाइसेंस बनवा लिया, और लाइसेंस बनाने का प्रोसीजर भी बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं, एक फॉर्म भरना है, अपना जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके जाइए, और अपने पासपोर्ट का और वीज़ा का एक एक स्कैन कॉपी लेके जाइए, और वहाँ पर एक फॉर्म है वो भर दीजिए। और जो भी आपके इंडियन लाइसेंस में, जैसे मान लीजिए आपको विदाउट गियर का ऑप्शन अगर लाइसेंस मिला है तो आपको वहीं सेम मिलेगा, गियर्ड मिला है अगर आपको तो, या 4 व्हीलर का मिला है तो सेम लाइसेंस आपको वहाँ पर इशू करेंगे। तो यू डोंट नीड टू वरी, आपको बस बिंदास जाना है अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेके। दूसरी चीज़ है वाटर एक्टिविटी के बारे में। वाटर एक्टिविटी स्नॉर्कलिंग करी ऊना वटूना में। व्हेल वॉचिंग अगर आपको करनी है तो भाई मिरीसा में ही होती है। अगर आप ऊना वटूना में भी हो या गौल में भी हो तो वो आपको उठा के मिरीसा ही ले जाएंगे व्हेल वॉचिंग कराने, जिसका प्राइस 7000 LKR बता रहे थे, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो थोड़ा सा कॉस्टली लगा, बात करोगे तो 6000 तक कर देंगे, उससे नीचे नहीं जा रहे थे वो, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। तो हमने नहीं करा वो, और स्नॉर्कलिंग करा जंगल बीच पे जो ठीक ठाक था। वहाँ पर 1000 रुपये उसने LKR लिया था। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, अगर अकेले मांगोगे तो 1500 रुपये, या आप नेगोशिएट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो वहाँ पर स्नॉर्कलिंग करा। बाकी हमने मिरीसा में किया है स्कूबा डाइविंग, जिसका प्राइस हमें 5000 LKR लगा। बट ठीक था, बट एक होता ना पहला एक्सपीरियंस, आप अगर ले रहे हो स्कूबा डाइविंग तो यू एक्सपेक्ट, मतलब आपके खुद के अंदर से एक एक्सपेक्टेशन आती है कि भाई नहीं, खूब सारे कोरल देखेंगे, अंदर फिशेस देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या टर्टल, और जो भी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन में रहती हैं। तो वो हाफ ही मेट हुई थी, पता नहीं क्यों। मे बी जो आपका स्कूबा डाइविंग होता है वो मिरीसा के अलावा हिक्काडुआ में भी होता है, और एक जगह है वेलिगामा, यहाँ पर भी होता है। सर्फिंग भी वेलिगामा में बहुत अच्छी होती है, तो आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हो। तो मिरीसा में मे बी जहाँ से हमने किया था वो ठीक ठाक था, सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज फाइन। बट एक्सपेक्टेशन वाइज जैसे होता है ना, वो उतनी मीट नहीं हुई मेरी। सो उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ आप दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो, हिक्काडुआ में या वेलिगामा में। सर्फिंग वेलिगामा और हिक्काडुआ में बहुत अच्छी होती है, सो यू कैन डेफिनेटली गो देयर। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है ड्रोन की परमिशन लेना फ्लाई करने की श्रीलंका में। तो उसके लिए आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी श्रीलंका की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको अपना ड्रोन रजिस्टर करना है। तो इसके का प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आप फॉर्म भरिए, सारी डिटेल्स भरिए और उनको मेल कर दीजिए, और उनका रिस्पॉन्स 3 से 4 दिन में उनका रिस्पॉन्स पक्का आ जाएगा। और रिस्पॉन्स में आपको ड्रोन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक पहला प्रोसेस है। इसके बाद आपको दूसरा प्रोसेस क्या करना है, आपको करना है OCDS, मतलब जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनको भी एक फॉर्म भर के भेजना है, जिसका लिंक मैं फिर से वापस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो फॉर्म को डाउनलोड करिए, उस फॉर्म को भरिए विद द सीरियल नंबर जो आपको मिला है रजिस्ट्रेशन का। और उसके बाद जो जो प्लेसेस पे आपको ड्रोन को फ्लाई करना है उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, मतलब एक कॉलम बना के उस फॉर्म में आप भेज दो, किस डे को फ्लाई कर रहे हो, कितना टाइम तक फ्लाई करना है, ये ड्यूरेशन लिखना पड़ता है। तो इसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो आपको अप्रूवल देते हैं कि हाँ, आपने जितने भी प्लेसेस लिस्ट डाउन किए उसमें किन किन प्लेसेस में आप उड़ा सकते हो। इसका भी रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब 2 दिन में आ जाएगा। अब जब ये रिस्पॉन्स आ गया, इसके बाद वापस आपको जाना है सिविल एविएशन अथॉरिटी श्रीलंका के पास परमिशन लेने उड़ाने के लिए। तो आप OCDS जो फॉर्म है ना, वो आप अटैच करके भेजोगे उसके साथ, तो वो अप्रूवल के लिए आपको भेजना पड़ेगा। उनका जब रिस्पॉन्स आएगा तो उस अप्रूवल के साथ आपको वहाँ पर एक फ़ीस लिखी होगी। तो जिन जिन प्लेसेस के लिए मैंने अप्रूवल मांगा था ना, वो सब मैं अटैच कर दूँगा। और इन सब प्लेसेस के लिए मुझे चार्ज किया गया था 9000 कुछ अप्रॉक्स LKR रुपी। सो अराउंड INR में 3-4 हज़ार रुपये मान के चलो, अप्रॉक्स ही बोल रहा हूँ। तो है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट, बट मैं आगे आप बताता हूँ। तो ये तो था आपको सिविल एविएशन ऑफ अथॉरिटी का अप्रूवल मिल गया इतना पेमेंट पे करने के बाद। अगर आप आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट पे जाते हो, जैसे सिगिरिया का जो लायन रॉक है और 2-3 प्लेसेस और हैं जो थोड़े आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से मेल करना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और उनकी फ़ीस और अलग से होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी। फिर आते हैं एक और डिपार्टमेंट होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अगर वहाँ पर भी आप उस एरिया में अप्लाई कर रहे हो तो आपको उनको भी एक मेल लिखना पड़ेगा, उसका अलग प्रोसीजर है, उसके अलग चार्जेस हैं। और फिर एक होता है कॉमन कल्चरल डिपार्टमेंट। तो सिगिरिया में आपको अगर लायन रॉक पे अगर आपको उड़ाना है ड्रोन, तो उसके लिए आपको CAASL की भी परमिशन चाहिए, उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी परमिशन चाहिए, आर्कियोलॉजिकल की भी परमिशन चाहिए, और एक कॉमन कल्चरल डिपार्टमेंट होता है उसकी भी परमिशन चाहिए, और उसका अलग फीस होता है।
तो अगर मैं सिर्फ सिगिरिया की बात करूँ, जो मैंने एक रिक्वेस्ट रेज करी थी वहाँ उड़ाने के लिए, तो वो सिर्फ कॉमन कल्चरल डिपार्टमेंट 25,000 LKR मांग रहा था। सो इट्स वे टू मच। तो वहाँ तो हम गए भी नहीं थे, तो वहाँ की परमिशन नहीं ली। अब बात करता हूँ रियल वर्ल्ड में क्या हुआ वहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारी परमिशंस मैंने लेके जो भी अपना डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, तो वहाँ पर दूसरे कंट्री से भी लोग आते हैं। तो दूसरे कंट्री से जो लोग आए, तो मैंने ऐसे ही पूछा बात बात में कि आप परमिशन आपने लिया है क्या है। उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया था, ना ही अप्रूवल था, ना ही परमिशन था, कुछ भी, कोई पेमेंट नहीं करी, वो बिंदास उड़ा रहे थे। तो ये आपके ऊपर है, आप रिस्क लो। मुझे पूरा एक प्रोसीजर बताना था इस व्लॉग में, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें की, इतने मेल भरे, इतने फॉर्म, इतने सारे मेल किए, इतने सारे फॉर्म्स भरे और काफ़ी कुछ किया। तो आपको अगर रिस्क लेना है तो आप ऐसे भी लेके चले जाओ। बस ध्यान रखना कि आसपास ऐसा ना हो कि कॉप्स रहें या जो भी रहें और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सो इट इज़ एट योर ओन रिस्क। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, नहीं तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। और एक जो वेबसाइट की लिंक है हर एक चीज़ की, मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्लियरली लिखा आपको कैसे क्या क्या अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ मेल करना है, कौन कौन सा फॉर्म भरना है, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैंने खुद से किया तो आप भी कर सकते हो। ओके, और उसके बाद एक सजेशन है मेरा, अभी मोस्टली मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही दी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सारी कवर कर दी हैं। अब मेरा एक सजेशन है कि आप अपनी ट्रिप में, जैसे हमने क्या किया था, हमने कोलंबो, कैंडी, हमने सिगिरिया भी रखा था वो निकाल दिया, नुवारा एलिया रखा था वो भी निकालना पड़ा, एला रखा, फिर ऊना वटूना रखा, बेंटोटा भी रखा था, गॉल भी रखा था, मिलीसा भी रखा था। तो हमने बहुत कुछ इंक्लूड कर दिया था, ये गलती मत करना। और हमने बाद में हटा दिया चीज़ें बात करके आपस में, क्योंकि हम 4 लोग गए थे, तो हमने आपस में बात करके ये चीज़ों को कम कर दिया। भाई अगर आप श्रीलंका को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो 10 दिन मत जाओ, आप 20 दिन 22 दिन का ट्रिप रखो। नहीं तो मेरे हिसाब से आप थोड़े डेस्टिनेशंस को कम कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ट्रैवलिंग में ही जाएगा और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आपको एक लेजर ट्रिप चाहिए जिसमें आप थोड़ा इन्जॉय करो अच्छे से, आई वुड से कोलंबो में लैंड करो। कोलंबो के बाद सीधा, अगर आपको साउथ में जाना है, नीचे की तरफ जाना है या सेंट्रल पार्ट देखना है, तो आप सीधा कोलंबो के बाद एला में जाओ, और एला से जाओ सीधा मिरीसा या ऊना वटूना। वहाँ से गॉल देखो, बेंटोटा देखो, वेलिगामा, हिकादुआ, ये सब देख सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत पास है। मतलब 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या मैक्सिमम 70 किलोमीटर के आसपास ही है सारी जगह। ठीक है, तो इसके अलावा आपको अगर साउथ या सेंट्रल में नहीं जाना है, आपको नॉर्थ जाना है, आपको हिस्टोरिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखनी है, रावण का बोलते हैं ना सोने की लंका जो है, अगर वो सब जो आपको बताया गया है पहले वो सारी जगह जाना है, तो आप जाइए नॉर्थ की तरफ। आप सीधा कोलंबो लैंड करके या निगम्बो जा सकते हो, वहाँ से आप जा सकते हो दम्बोला, अनुराधापुरम, सिगिरिया, जाफना जा सकते हो। जाफना बहुत ही सुंदर जगह है। सो जाफना जाने के लिए हमें सीधा साउथ से नॉर्थ जाना पड़ता है, इसलिए हम नहीं गए। वैसे जाफना बहुत सुंदर जगह है, आप जा सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है कि भाई सेंटर और साउथ में घूम के आप एक 10 दिन 12 दिन का ट्रिप लगा लो। मैक्सिमम 12 दिन में आप 4 से 5 डेस्टिनेशन ही रखो। और कोलंबो से मैं सीधा बोलूँगा आप एला जाओ। कैंडी में अगर आपको देखना है सेक्रेट टूथ रिलिक तो आप वहाँ पर जाओ, या आपको पिना वाला एलिफेंट ऑर्फेनेज या ऐसी जगह जाना है तो आप जा सकते हो। नहीं तो आप कैंडी को स्किप भी कर सकते हो, आप सीधा कोलंबो से एला भी जा सकते हो, या नुवारा एलिया ज़रूर जा सकते हो। वहाँ पर आप सीता टेम्पल देख सकते हो, अशोक वाटिका जिसे बोलते हैं, और टी स्टेट्स देख सकते हो, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आपके ऊपर है। एला जाओगे तो एला में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं नियर बाई, वो आप देख सकते हो। नील दिया पुकुना एक ट्रैक है, जो सीक्रेट रावना पैलेस बोलते हैं अंदर जो था, वो आप जा सकते हो, केव मतलब बेसिकली। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, अच्छा ट्रैक है वो। मेरे फ्रेंड्स गए थे तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, इट वॉज अ नाइस ट्रैक। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। बाकी आप बीच लाइफ आपको मिलेगी हर जगह। तो ये मेरा सजेशन है कि आप ऐसे बुक करो। बाकी हर एक चीज़ का जितनी भी चीज़ें मैंने इस व्लॉग में बताई आपको, हर एक का डिस्क्रिप्शन, इवन मेरे स्टेज जितने भी स्टे हैं मैंने एनीवेज इंडिविजुअल व्लॉग्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ जाके भी देख सकते हो। बाकी मैं लिंक यहाँ पर भी डाल दूंगा। मे बी ये पहला वीडियो होगा जो आप मेरा देख रहे होगे, तो you can just definitely go and watch my vlogs as well. So this is all about what I had to share about the Sri Lanka trip which I had. और बहुत अच्छा कंट्री है और लोग बहुत अच्छे हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है श्रीलंका के लोगों से, इट इज़ वेरी नाइस। बहुत ही हेल्पिंग लोग हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही अच्छे से आपको वेलकम करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप एक चिल आउट प्लान कर सकते हो ट्रिप, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। फ़्लाइट 9,200, वीज़ा 1,500 रुपये में, ये हो गया। कोई भी होटल में आप बुक करोगे, हॉस्टल्स में रह लोगे 500-600 रुपये में पर डे के हिसाब से मिल जाता है। नहीं तो हम 4 लोग थे तो हमने क्या किया था, हर जगह एक एक रूम ले लिया था 4 बेड के साथ, मतलब तो हमें बहुत ज़्यादा कम में पड़ा वो। मतलब
हर जगह 1000 LKR 2000 3000। लास्ट में ऊनामोटो में थोड़ा हमने महंगा ले लिया था, जानबूझ के लिया था, बट इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आपको बहुत चीप प्रॉपर्टीज़ मिल सकती है। फूड का लोकल फूड ऑप्शंस हैं, 300-400 रुपये LKR में आपको प्लेट्स मिल सकते हैं। जो उनके लोकल थाली मील्स होते हैं ना, वो 200-250 में मिल जाते हैं। नहीं तो हम रेस्टोरेंट में खा रहे थे तो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा था, बट इट वॉज स्टिल नॉट दैट कॉस्टली कि हमें ऐसे बोलना पड़ा बहुत खर्चा हो गया हमारा। एकदम बढ़िया, बहुत ही चीप ट्रिप हुआ हमारा, अच्छे से हुआ। सो एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। आप जाओ और चिल आउट करो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल मत करना। और बेस्ट टाइम जो ट्रैवल करने का होता है मेरे हिसाब से नवंबर से मार्च है। उस टाइम थोड़े रेन की जो होती है ना पॉसिबिलिटी, वो थोड़ी कम होती है। अभी मार्च या अप्रैल के बाद तो बहुत ज़्यादा बारिश कभी भी हो जाएगी, तो थोड़ा परेशान हो जाओगे। तो ये चीज़ आप देख के जाना, है ना। So this is all about the Sri Lankan experience I wanted to share with you guys. I hope you liked the video and अभी और travel series आने वाली हैं और जगह मैं explore करने वाला हूँ. So stay tuned and keep watching. Do subscribe, like and comment in the video section. और see you. Take care. Bye bye.